खबर संभल से है, जहां पे अब कट कर दीजिए। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर संभल से, जहां पे मजदूर को फावड़े से जी हां निर्मम हत्या कर दी गई है। वही आपको बता दें कि जिस तरह से यहां पे देखा गया है कि उसके फावड़े से निर्मम हत्या की गई है। बीएसएनएल कंपनी के फाइबर डालने वाली मशीन पर कर रहा था नौकरी। अचानक आरोपी युवक ने मजदूर पर फावड़े से किया हमला। सिर से गंभीर चोट के मौके पर मौत हो गई है। मौके पहुंची थाना पुलिस ने आरोपी युवक को लिया हिरासत में। घटना की जांच कर रही पुलिस जुनाईबाई थाना क्षेत्र मिठनपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। कहाँ से हो आप? सीतापुर से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। सीतापुर है। कहाँ, बिहार में? नहीं, और सीतापुर रहते हैं, थाना तंबोर है जी। चलती दुबई मेरा गांव है। नाम क्या है तुम्हारा? कन्हई। और ये जो मरने वाला जो है, वो मेरे बहनोई थे। बहन हुई थे? कैसी घटना हुई, क्या? ये घटना हुई साहब, मैं खाना खा कर के वहाँ से निकले और मशीन के लिए स्त्री खड़े हुए। वो अचानक आया, किधर से जान नहीं पाया और उठाकर 4-5 फड़ुए मार दिया सिर पे। ये पता नहीं किसने मारा? ये पता नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता है। अभी वो आप लोगों ने पकड़ा या नहीं पकड़ा? पकड़ लिया था। अच्छा, कहाँ है? वो गाड़ी में है। अच्छा, चलिए। सर, जुनावी थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है सर, क्या है पूरा घटना? ये देखिए, अभी आज 12:30 बजे के करीब थाना जुनावाई क्षेत्र में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि ये गंगा जी का जो बंधा है ग्राम मिठनपुर के पास, वहाँ एक व्यक्ति की फावड़े से हत्या कर दी गई है, जिस पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसका पंचायतनामा और की कार्रवाई अभी कराई जा रही है। अभी जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये जो मृतक है उसका नाम ओमकार है, जो लखीमपुर खीरी का है। ये लेबर का काम करता है और इसकी जो सूचना दी गई थी वो कुलदीप नाम का व्यक्ति, जो इसका जीजा लगता है मृतक का, उसके द्वारा प्रदान की गई थी। जो अभियुक्त राज बहादुर है वो दादो अलीगढ़ का रहने वाला बताया जाता है। और अभी जो प्राथमिक पूछताछ की गई है उसमें यह ज्ञात हुआ है कि ये कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त है। फिर भी पुलिस के द्वारा बाकी अन्य एंगल्स पर भी इसमें हम लोग जो है पूछताछ करके जांच की कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें देखिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत। खबर हरदोई से, जहां पे तालाब में डूबी 3 किशोरियों की 2 की मौत हो गई। जी हां, जिले की पिहानी थाना क्षेत्र के रामपुर डहेलिया गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां पे तालाब में से घड़ा निकालने गई 3 किशोरियों ने अचानक गहरे पानी में डूब गई। हादसे में 2 किशोरियों की मौत हो गई और जबकि एक को ग्रामीण ने समय रहते बचा लिया। बताया जा रहा है कि तीनों किशोरियों की तालाब में सिंघाड़ा निकालने गई थी और इसी दौरान तालाब के किनारे एक किशोरी का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगी। उसे बचाने के प्रयास में बाकी 2 सहेलियां भी तालाब में उतर गई, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने के कारण तीनों पानी में समा गई। तालाब की ओर से चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मौके पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद एक किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो वही आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पहुंची और गोताखोर के मदद से बाकी 2 किशोरियों की तलाश शुरू की गई है। वही तलाश के दौरान प्रियंका 12 वर्ष की बताई जा रही है, जो पुत्री गंगा सागर, और आरुषि 14 वर्ष की बताई जा रही है, जो कि पुत्री कमलेश निवासी रामपुर डहेलिया गाँव पिहानी के गाँव तालाब में आपको बता दें कि बरामद की गई है। दोनों की डूबने से मौके पर मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को तालाब और गहरे जलाशय के पास सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। यह हादसा एक बार फिर से ग्रामीण इलाकों में खुले जलाशय के पास सुरक्षा इंतजामों की कमी को उजागर करता है। 2 मासूम बच्चों की असमय मौत से पूरे गाँव शोक में है। मेरा नाम अनिल कुमार है। ग्राम पंचायत रामपुर देलिया के रहने वाले हैं। 3 लड़कियां हमारे यहाँ के सिंगाड़े काटने के लिए गई थी। इसमें एक लड़की जो है मिल गई है, 2 लड़की जो डूब गई हैं, उनकी तलाश में सब लोग जारी हैं, ढूंढ रहे हैं, प्रयास की जा रही है। पुलिस बल तैनात है, सब लोग यहाँ हैं। थाना पिहानी पर आज 12 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि रामपुर दहेलिया
गांव के पास स्थित तालाब में गांव की ही 3 बच्चियां जिनकी उम्र करीब 11-12 साल है सिंघाड़े के लिए गई थी और जिसमें वो डूबने लगी। एक बच्ची तैरकर बाहर आ गई, बाकी 2 बच्चियां डूब गई हैं। बच्चियों की तलाश के लिए लोकल गोताखोर लगे हुए हैं। सीतापुर से बाढ़ पीएसी राहत दल आ रही है। जल्द से जल्द बच्चियों की तलाश कराई जा रही है। खबर महोबा से है, जहां पे महोबा में दबंगों के हौसले बुलंद है। जी हां, जहां एक अधिवक्ता के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। बीती रात इबाई के शादी समारोह में जा रहे वकील हरिराम को डिपर देकर कार सवारों ने साइड मांगना महंगा पड़ गया और दबंगों ने अधिवक्ता को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया डिगा था। और इस आपको देख कि इस घटना से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की और आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी न होने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। महोबा जनपद अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा मामला शहर के सुभाष नगर निवासी अधिवक्ता हरिराम के साथ हुई है। बर्बरता का है और जानकारी के मुताबिक पीड़ित अधिवक्ता अपनी बाइक से एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जब वो आपको कहते हैं कि लौडी तिगला के पास पहुंचे तो रास्ते में खड़ी एक कार से साइड लेने के लिए उन्हें डिपर देकर हॉर्न बजाया। महज इतनी सी बात पर कार सवार दबंग आग बबूला हो गया। अधिवक्ताओं के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि दबंगों ने न केवल उन्हें बेरहमी से पीटा बल्कि एक हमलावर ने अवैध तमंचे की बट से उनके चेहरे पर गहरी वार भी किया, जिससे वो गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए। पीड़ित का कहना है कि वो हमलावरों के सामने आने पर पहचान सकते। इस घटना की खबर फैलते ही जिले के वकीलों में भारी आक्रोश फैल गया है। न्याय की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी की। वकीलों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई। इसके बाद आक्रोशित वकील शहर कोतवाली पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित तहरीर भी दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि समाज में वकीलों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है। प्रदर्शनकारी वकीलों ने सरकार के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की पुरजोर वकालत की है। उन्हें तो 2 टूक शब्दों में चेतावनी भी दी है, यदि आरोपी दबंगों ने जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदर्शन करने के बाध्य होंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। घटना करीब शाम 9 बजे की है। मैं शादी में सम्मिलित होने जा रहा था। लौड़ी तिगला के पास सामने कार खड़ी थी। मैंने उसको डिपर दिया और हाथ दिया कि आगे ना बढ़ाना, मैं निकल जाऊं। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा और तमंचे से मेरे जो हो तो यहाँ मार दिया है, जिससे जो हो तो मैं बुरी तरह घायल हो गया हूँ। और यही सूचना सीओ साहब को अभी दी गई है। शाम को कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया था, इसकी हम कार्रवाई चाहते हैं। कौन लोग पहचान? हम पहचान लेंगे, मगर वो वैसे बाई फेस तो नहीं कभी मुलाकात नहीं हुई। नाम नहीं जानते, अज्ञात लोग। विवाद हो गया था, ऐसा क्या कह दिया था आपने? कुछ मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने केवल हाथ दिया उनको कि मैं निकल जाऊं, आप रुक जाइए। और उन्होंने बोला कि तुमने मेरी गाड़ी को हाथ क्यों दिया, और बस सीधा मारने लगे। 4 पहिया गाड़ी थी क्या? हाँ, उनकी 4 पहिया थी। मैं मोटरसाइकिल से मैंने मोबाइल से फोटो खींची, मेरे मोबाइल से छुड़ा के फोटो डिलीट कर दी उन्होंने। आज किससे को शिकायत की है? सीओ साहब से अभी होता प्रार्थना पत्र दिया गया। एसडीएम साहब को दी है। क्या नाम है आपका? हरिराम। हमारा अधिवक्ता समाज सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, गुंडागिर्दी हो रही है। आए दिन मुवक्किल हमारी गाली गलौज करता है, हमारे साथ मारपीट करता है, क्योंकि हमारा व्यवसाय है कि एक पक्ष को संतुष्ट रहना और एक पक्ष को असंतुष्ट रहना है। और प्रशासन इतना सुस्त बैठा है, इतना मूक बैठा है कि कल की घटना पर आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को कि अगर वो कार्रवाई नहीं करता जल्दी से जल्दी तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इस सरकार के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ जहां तक हो सकेगा पूरा प्रदेश का अधिवक्ता एकत्र होकर इस लड़ाई को हम लोग आर पार की लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग कहाँ ना जाएंगे, कचहरी के अलावा हम लोग राजपुर निमंत्रण में गए। हमारे अधिवक्ता साथी के साथ ये घटना घटित हुई जो बड़ी ही निंदनीय है। आज दिन लोग हमारे साथ मारपीट करते हैं, इसके बाद प्रशासन हमारी सुनने को तैयार नहीं है। उसके साथ तमंचे से फायर किया गया। काश वो गंभीर रूप से घायल हो जाता, घायल हो गया और कोई घटना घटित हो जाती, मर जाता, तो क्या होता फिर उसका मृत्यु कारित हो जाती, तो उसमें जो है बहुत इसलिए मेरा कहना है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी उन अभियुक्तों को पकड़कर हमारे समक्ष लाए
और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। हम प्रदेश की सभी सरकार से आह्वान करना चाहते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे, जिससे कि हमारा कल्याण हो, हम सुरक्षित रह सके। नहीं तो हम इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। खबर नैनीताल से है, जहां पे ईमेल के जानकारी जुटाने के लिए राज्य के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। रिद्धिमा अग्रवाल ने, जी हां, ललित जोशी और वही साथ में बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल और तमाम जिलों में न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही है और इसी दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट को भी एक ईमेल माध्यम से बम को के उड़ाने की धमकी मिली है। तो आनंद फानन में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आने लगी और इसी क्रम में आईजी कुमाऊं मंडल रिद्धिमा अग्रवाल ने पुलिस टीम के साथ सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि गेट के पास दिखाकर बता दें कि वही हाईकोर्ट में आने जाने की अनुमति दी जाएगी और उन्होंने बताया कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं और कहीं से भी कोई परिंदा हरकत करने की सोच भी नहीं सकता है। चारों तरफ से पुलिस की टीम निगाहें रखी हुई है और कुमाऊं आईजी रिद्धिमा अग्रवाल ने कहा कि ईमेल का पता लगाने के लिए राज्य के साथ साथ केंद्र एजेंसियां की भी मदद ली जा रही है। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने वाले ईमेल भेजने वाले ज्ञात के खिलाफ कोतवाली में FIR दर्ज कर दी गई है। आईजी का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। वही रिद्धिमा अग्रवाल ने ये बात कही है। जहां से मेल्स आई हैं उनके IP एड्रेसेस ट्रेस किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। IP एड्रेसेस, जैसे आप जानते हैं, आजकल साइबर क्राइम में डार्क वेब ब्राउजर्स का प्रयोग होता है, जिससे IP एड्रेस ट्रेस करने में कठिनाई होती है। परंतु जहां जहां के IP एड्रेसेस ट्रेस हुए हैं उन कंट्रीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से MLAT के माध्यम से समन्वय स्थापित। खबर हरिद्वार से, जहां पे आपको बता दें कि तुलसी चौक स्थित फुटपाथ की बीती रात 2 वर्ष की मासूम बच्ची की चोरी होने की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस हरकत में आ गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह स्वयं पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। तत्काल प्रभाव से संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर सिटी कोतवाली पुलिस मानक तस्करी निरोधक इकाई और CEO के संयुक्त 5 टीमें गठित की गई और जनपद के संवेदनशील स्थान, सीमावर्ती क्षेत्र, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर सघन निगरानी बढ़ाई गई, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके। लगातार मैनुअल पुलिसिंग और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस की सक्रियता रंग लगाई और चोरी हुई बच्ची की मात्र 4 घंटे के भीतर ऋषिकुल चौक बस स्टॉप के पास लवारिस अवस्था में सकुशल बरामद कर लिया गया। माना जा रहा है कि पुलिस की घेराबंदी और दबाव के चलते कथित अपहरणकर्ता बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। अब तक जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम अपहरणकर्ताओं की तलाश में लगातार सक्रिय है और शीघ्र गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। हो गई थी, हरिद्वार पुलिस ने बरामद की है। क्या कहोगे, कितनी भूमिका निभाई? सब गरीबों के लिए करता, अब मेरे को लेकर के हमारे लिए, गरीबों के लिए लेकर के हमारे मिल गई सब। बस क्या कहना चाहोगे? पुलिस ने कितनी मदद करी आपको? बहुत मदद की है साहब हमारे। कैसे? तो ये जो हमारे सुबह हम जो दौड़ रहे हैं, हमारी बिटिया मिल गई। पास घाट के पास में सोई थी और जब ये सुबह उठती है तो इसने देखा कि इसकी 2 साल की बच्ची नहीं है। तो पुलिस को सूचना दी गई। तो चूंकि गंभीर प्रकरण था ये, तो इसमें तत्काल 5 टीमें गठित की गई। ASTU, जिसको हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल होती है हमारी, इसके बाद CIU और की टीमें, और जो हमारे सिटी क्षेत्र के मोबाइल हैं इनको एक्टिवेट किया गया। विशेषकर हमारा उद्देश्य था बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की चेकिंग करना और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते देखना। तो इसमें पास में एक दूसरा बाबा भी वहाँ पे सोता है, तो उस बाबा ने भी बताया, वो काफ़ी सुबह उठ जाता है। उसने बोला जब मैं उठा तब भी ये बच्ची वहाँ नहीं थी। तो इसमें लगभग 50 के आसपास CCTV कैमरे पुलिस द्वारा 3 घंटे अंदर देखे गए, जिसमें एक युवक उसको देवपुरा चौक से ऋषिकुल बस अड्डे की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दिया और लगातार चेकिंग करी जा रही थी। तो हमें बच्ची सकुशल जो है ऋषिकुल से बरामद।
खबर नैनीताल से, जहां पे सांसद अजय भट्ट ने कैची धाम की बाईपास का किया भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण। बता दें कि नैनीताल सरोवर नगरी नैनीताल में महज 11 किलोमीटर दूर भवाली क्षेत्र में सांसद नैनीताल उधम सिंह नगर एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और भाजपा कार्यकर्ताओं के बाईपास पर नवनिर्मित पुल, जिसकी लागत लगभग 546.75 लाख रुपए के साथ ही कैची धाम बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कैची धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया गया और जिसमें 39 करोड़ की लागत से बनाई जा रही वाहन पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी अधिकारियों से ली गई। उन्होंने कहा कि मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कैची धाम में बहुमंजिला पार्किंग आदि बन जाने से श्रद्धालुओं को पार्किंग सुविधाएं का लाभ मिलेगा। साथ ही भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर लगने वाले जाम से भी बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि भवाली रत्ती घाट बाईपास के निर्माण से भी यातायात सुगम और सुविधाजनक हो जाएगा। इससे कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जाने वाले आम जनमानस को जाम निजात मिलेगी। और इस दौरान उन्होंने कैची धाम में बन रही बहुमंजिला पार्किंग के कार्यों को पूरी गुणवत्ता के मानकों के अनुसार कार्य करने के निर्देश कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान श्री भट्ट स्थानीय लोगों से मिले और इसके उपरांत उन्होंने बाबा नीम करोली के भी दर्शन किए। निरीक्षण के पूर्व चेयरमैन संजय वर्मा, भावना मेहरा, गोपाल रावत, शिवांशु जोशी, प्रकाश आर्या, हिमांशु बिष्ट, अंशु चंदोला, अखिलेश सिम्माल, नीरज बिष्ट, शुभम कुमार, वैभव आनंद, धीरज तिवारी, मदन मोहन सिंह केवड़ा, उपजिलाधिकारी मोनिका ई, लोक निर्माण विभाग कृष्ण कुमार, रितनेश सक्सेना आदि मौजूद रहे। खबर कोटा से, जहां पे आपको बता दें कि वही साथ में कहा जा रहा है कि राजस्थान के कोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अवैध हथियार रखने के मामले में कांग्रेस से जुड़े एक नेता ने पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि हथियार उसने कोहनूर 700 गैंग से खरीदा था। और राजस्थान के कोटा शहर में बोरखेड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस ने जुड़े नेता देशराज चौधरी को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, कार्रवाई नया नोहरा इलाके में की गई है और पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से एक अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने यह हथियार कोहनीर 700 गैंग से कम कीमत में खरीदा था और उसे ज्यादा दाम में बेचने की फिराक में था। खबर राजस्थान से, जहाँ पे बोरखेड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई अपराधियों के मंसूबों का नाकाम करता बड़ी वारदात हुआ। हाईवे पर वाहन चालकों के साथ लूट की घटना का अंजाम देने की योजना बनाते 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों में से मारुति कार और देसी कट्टा, खंजर, चाकू, मिर्ची पाउडर और महिला के कपड़े भी बरामद हुए। 5 अभियुक्तों में से एक के अभियुक्त के द्वारा महिला का वेश धारण करके ट्रक चालकों और अन्य वाहन चालकों को रोकवा कर अन्य अभियुक्तों के हथियार के साथ अचानक हमला कर हाईवे पर ट्रक चालकों के साथ लूट करने की भी योजना। और वही गिरफ्तार अभियुक्तों में से 7 कोहनीर गैंग से जुड़े हैं और तारियो गैंग सरगना के कहने पर अभियुक्तों के द्वारा की जाती लूट की वारदात। पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर तेजस्विनी गौतम ने बताया कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और धरपकड़ हेतु संपूर्ण शहर में अभियान संचालित और लगातार अवैध हथियारों और चोर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सघन चेकिंग अभियान धरपकड़ जारी है। अभियान में क्रम में बकदे की बोरखेड़ा पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए दिनांक 19/2/2026 को बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन पर ट्रक चालकों और अन्य वाहन चालकों के साथ लूट और डकैती की घटना को अंजाम देने की योजना बनाते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अवैध देशी हथियार और अन्य सामान बरामद किया गया। कड़ा 315 बुरा माया जिंदा कारतूस और एक चाकू, एक खंजर और मिर्ची पाउडर और रस्सी, डंडे और महिलाएं के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों के द्वारा काम ली गई कार को भी जब्त किया गया है। अभियुक्तों में से एक अभियुक्त के द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके हाईवे पर वाहन चालकों को रुकवाने और अन्य अभियुक्तों के द्वारा मिर्ची पाउडर फेंकर और हथियारों को बदले दम पर वाहन चालकों के साथ लूट कर योजना की, जिसे बरखेड़ा पुलिस टीम द्वारा असफल कर दिया गया। 5 अभियुक्तों को मैं हथियारों के गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरोध प्रकरण
702 2026 धारा 34 और 310(4) 310 अब बता दें कि धारा 325 और 425 आर्ट्स एक्ट में दर्ज किया गया है। सक्षम टीम और पूछताछ करने पर उक्त हथियार कारतूस भौरा उर्फ सुरेंद्र मीणा, लोकेश मीणा तथा सेला ने बताया गया जिनकी तार 700 कोहनी गैंग सदस्य जुड़े हुए हैं। अंततः उस वक्त किसी सक्रिय गैंग से जुड़ा हुआ है। जी देखिए, हमारे पास लगातार सूचना मिल रही थी कि कोटा ग्रामीण में कोहिनूर 007 करके कुछ लड़कों ने कोई गैंग बना रखी है, जिसमें वो अवैध हथियारों के साथ फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डालना, हाई स्पीड पे गाड़ियों को ले जाना, इस तरीके की वीडियोस इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर डालते हैं। कुछ हमें सूचना मिली कि इनके ही साथी कोई एक बड़ी योजना, डकैती की योजना करने की फिराक में भी घूम रहे हैं। लगातार पुलिस अपनी गश्त कर रही थी इस इलाके में। इसी दौरान बोरखेड़ा थाने ने 5 व्यक्ति रोहित मीणा, मनीष सुमन, प्रदीप मीणा, विकास योगी और अजय मीणा, इनको 2 चाकू, 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 2 बेसबॉल के डंडे, कुछ मिर्ची पाउडर, 1 बिना नंबर की गाड़ी, इन सब के साथ गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज किया गया है और इन सभी ने जितने भी आगे अपने सहयोगियों के नाम बताए हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है। वारदात करने की फिराक में थी? जी बिल्कुल, ये डकैती की योजना बनाते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास कुछ एक महिलाओं का सूट, कुछ मिर्ची पाउडर इस तरीके का भी था, जिससे ये, क्योंकि अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, तो इनको अपने गैंग को आगे बढ़ाने के लिए जो एक तरीके से पैसों की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये इस वारदात को अंजाम देने वाले थे, जिसमें कोटा शहर पुलिस की सजगता से इनको पहले ही पकड़ लिया गया। इसी के साथ साथ एक और व्यक्ति जिसका नाम देशराज है, उसको भी 1 पिस्टल और 1 कारतूस के साथ बोरखेड़ा थाने ने गिरफ्तार किया है। लगातार कोटा शहर पुलिस की आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर्स, हार्डकोर अपराधी, हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है और सख्त संदेश बस यही है कि कोटा शहर में हम किसी भी तरीके के कोई संगठित अपराध को होने की नीयत को कामयाब नहीं होने देंगे। कोटा शहर पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और नए क्रिमिनल कानूनों में जो संगठित अपराध के विरुद्ध धाराएं आई हैं, जो पावर्स एक तरीके से हार्डकोर क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के जो सेक्शंस ऐड हुए हैं, उन सभी में इन सब का चालान किया जाएगा। खबर अजमेर से, जहां पे पत्रकार सगे भाइयों की 2 घरों में सहित चोरों ने 3 मकानों को बनाया निशाना। जी हां, करीब 10 लाख के सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर हुए फरार आम का तालाब निवासी आपको बता दें कि हीरालाल नील और उसके भाई सोहनलाल नील के मकान में हुई है चोरी की वारदात। दोनों भाई गए थे अपनी भांजी के शादी में और पीछे चोरों ने दी वारदात का अंजाम। जी हाँ, सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस CI नरेंद्र जाखड़ सहित FSL टीम के पहुंची मौके पर और शुरू हुई जाँच की कार्रवाई। जाँच के दौरान पड़ोसी से एक और मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। अब यार क्या घटना हुई, चोरी कब कैसे हुई आपके? देखिए, मेरा नाम सोहनलाल नील है। मैं गली नंबर 4 संस्कार पब्लिक स्कूल पब्लिक गली आम का तालाब में रहता हूँ। हम लोग 17 तारीख को सिस्टर की शादी थी, वहाँ पर गए थे सुबह, यहाँ से करीबन 10 बजे के आसपास ताला लगाकर। अभी हम लोग आए शादी फ्री करके, देखा तो मेन गेट का ताला लगा हुआ था, लेकिन जो अंदर के ताले जो सब टूटे हुए थे। मेन गेट ताला तोड़ा है, लॉक सारे तोड़े हैं। उसके बाद अंदर आए हैं, आराम से उन्होंने अलमारी तोड़ी है, खोली है, पूरी अलमारी की एक एक चीज़ उन्होंने निकाली है। सारा सामान बिखरा पड़ा है, उसमें सोने की जो भी सामान था, अब वो सब पूरा चेक करना पड़ेगा। हालांकि सब कुछ निकल ही गया, क्योंकि उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। सोने की चैन थी, चांदी की पायजब थी, चांदी के सिक्के थे और बटर गलक वो तोड़ दिया। बच्चे की फीस थी स्कूल की, 30-32 हज़ार रुपये कैश रखे गए थे, वो ले गए। इसके अलावा पूरी ड्रेस सेट ही पूरी तोड़ दी, खोल दी सारी। हर एक चीज नहीं छोड़ी उन्होंने, जो चीज ले सकते थे सब ले गए, वो पूरा सब निकाल के चले गए यहाँ से।
आप शादी से कब आए और 20 तारीख, हाँ 20 तारीख को हम लोग आज 20 तारीख को हम लोग करीबन 2-2:30 बजे के आसपास आए। आते हम लोग, मेरे पास चाबी नहीं थी तो मैं बाहर बैठा हुआ था। मैं सामान सब आ रहे थे, भाई लोग सारे सब गए हुए थे, उनके पास चाबी भी थी मेरे मिसेस के पास में, और सामान सब लेके आ रहे थे। 10 मिनट का अंतर था, हमने पहले आ गया था इसलिए। तो मैंने ऐसे बैठे बोला बेटा बाहर से चेक तो कर, झाँक करके भी अपने मेन गेट से कि ताला लगा हुआ के अंदर, क्योंकि मेन गेट ताला लगा हुआ था। तो हम बाहर तो सेफ लग रहा था, मैंने चेक कर ले कि अंदर का लगा हुआ है क्या। तो उसने झाँका तो नहीं लगा हुआ था। फिर मैं ऊपर कूदा शक के मारे, मैं चेक कर लूँ। चेका तो पूरा खुला हुआ था सारा चीजें। तुरंत फिर हमने बड़े भाई को फोन किया, पुलिस में 100 नंबर पे कंप्लेन करी। इसलिए सर आपने अलवर गेट थाने को सूचना दी, पुलिस आई क्या? हाँ जी, कार्रवाई कर रही है? अलवर गेट थाने में सूचना दे दी थी। वहां से पुलिस कर्मी जो विभाग के हैं वो लोग आए हैं, उन्होंने जांच पड़ताल करी है, वीडियो भी बनाया है, बात भी करी है, और उनकी जांच पड़ताल जारी है अभी। तो नाम बता दो। सोहनलाल नील, गली नंबर 4, आम का तालाब। हमारा मकान है, हमारे भांजी की शादी थी। 17, 18, 19 हम लोग यहाँ नहीं थे। हम लोग नसीराबाद गए थे। 18 तारीख को सुबह भाई चेक करके गया, सब कुछ सही था। पीछे हमारे छोटे भाई का मकान भी है। हमारे मकान के साथ साथ छोटे वाले भाई के मकान के भी ताले टूटे। आज जब हम लोग शादी से आए दोपहर में, तो पहले पता चला छोटे वाले भाई के मकान के ताले टूटे। हम लोगों ने यहाँ चेक नहीं किया, यहाँ आके देखा तो यहाँ पे भी सारी अलमारी के ताले टूटे पड़े। लगभग 8 अलमारियाँ हैं जिनके ताले इत्मीनान से तोड़े गए, और लाखों की चोरी मान सकते हो। हमारी मम्मी की जो मेन कैश, लगभग 1-1.5 लाख रुपए कैश मान सकते हैं, सोने की कंठी वगैरह, कनेक्टी वगैरह। अभी हम लोगों ने ऐसे चेक किया नहीं कि चेक किया गया सामान। छोटे भाई के उसकी अलमारी तोड़ी, उसमें से अंगूठी वगैरह, छोटी भाई के चैन, चांदी किसी के वगैरह, पूजा का सामान, जैसे 8 से 10 लाख से ऊपर का सामान माना जा सकता है कि चोरी। पुलिस आ गई मौके पे? हम मौके पे पुलिस को बुला ले गए, FSL टीम आ रही, जांच अलवर पुलिस द्वारा जारी। लगभग कितने कमरे के ताले टूटे? लगभग हर कमरे में जिस चीज़ में अलमारी थी उस सब में ताले टूटे हैं। कोई CCTV फुटेज वगैरह देखी? CCTV फुटेज की जानकारी ली जा रही है, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति क्लियर होती है। ठीक है, आपका नाम? हीरालाल नील। जी सर, क्या सूचना मिली थी, क्या हुआ? ये 3:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी चोरी होने की। ये परिवार नशीराबाद शादी में गया हुआ था 17 तारीख को। आज ही आए हैं, मकान चेक किया, तो सूचना प्राप्त होते ही आप मौके पहुंचे, मौके कार्रवाई जारी है। असली मौके पे ही चेक कर। खबर राजस्थान कोटा से, जहां पे अवैध देशी पिस्टल सहित अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जिला कोटा ग्रामीण और सुजीत शंकर माघूसी ने बताया कि जिला स्तर पर चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग तहत किसी और कैथवन के द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को अवैध देशी पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया है। थाना कैथवन पुलिस ने प्रकरण संख्या 77/2026 धारा 325 आयुध अधिनियम में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त शोएब पुत्र मुन्ना भाई उम्र 32 वर्ष निवासी मेघालय बस्ती भीमपुरा थाना कैथवन जिला कोटा ग्रामीण को स्थायी दाई मुख्य और नहर और जिजाजी मंदिर जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल बरामद की गई है। विशेष टीम का भी गठन किया गया। इस कार्रवाई की सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर माघूसे के निर्देशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण रामकल्याण मीणा और सुपरविजन में तथा वृत्त अधिकारी वृत्त कोटा ग्रामीण राजेश ढाका के निकट प्रशिक्षण और थानाधिकारी थाना कैथुन मनोज सिकरवावर ने के साथ ही नेतृत्व की विशेष टीम का गठन किया गया है। विशेष टीम की तत्परता और प्रभावी कार्रवाई से अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु सफलता प्राप्त किया गया। अभियुक्त से अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ जारी है तथा प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान की क्रिया भी किया जा रहा है। कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो भी बदमाश हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में कैथून पुलिस स्टेशन के द्वारा आज शोएब नामक युवक को पकड़ा गया, जिससे एक अवैध देसी पिस्टल बरामद हुआ है। उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।
खबर महोबा से, जहां पे महोबा में दबंगों के हौसले बुलंद है। जी हां, जहां एक अधिवक्ता के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। बीती रात बाइक से शादी समारोह में जा रहे वकील हरिराम को डिपर देकर कार वालों ने साइड मांगना महंगा पड़ गया और दबंगों ने अधिवक्ताओं को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया था। और इस घटना से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर बड़ी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। महोबा जनपद में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। ताजा मामला शहर के सुभाष नगर निवासी अधिवक्ता हरिराम के साथ बर्बरता की है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित अधिवक्ता अपनी बाइक से एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे और जब वो लौड़ी तिगला के पास पहुंचे तो रास्ते में खड़ी एक कार से साइड लेने के लिए उन्होंने डिपर देकर हॉर्न बजाया। महज इतनी सी बात पर कार सवार दबंग आग बबूला हो गए। अधिवक्ताओं के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि दबंगों ने न केवल उन्हें बेरहमी से पीटा बल्कि एक हमलावर ने अवैध तमंचे के बट से उनके चेहरे पर कई बार वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए। पीड़िता का कहना है कि वो हमलावरों को सामने आने पर पहचान सकते। इस घटना की खबर फैलते ही जिले के वकीलों में भारी आक्रोश फैल गया। न्याय की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी की। वकीलों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई। इसके बाद आक्रोशित वकील शहर कोतवाली पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित तहरीर दी। अधिवक्ताओं का कहना है कि समाज में वकीलों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है। प्रदर्शनकारी वकीलों ने सरकार के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की पुरजोर वकालत की है। उन्होंने दो शब्दों में कहा कि यदि आरोपी दबंग की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदर्शन करने की बाध्य होंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। घटना करीब शाम 9 बजे की है। मैं शादी में सम्मिलित होने जा रहा था। लौड़ी तेगैला के पास सामने कार खड़ी थी। मैंने उसको डिपर दिया और हाथ दिया कि आगे न बढ़ाना, मैं निकल जाऊं। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा और तमंचे से मेरे जो हो तो यहाँ मार दिया है, जिससे जो हो तो मैं बुरी तरह घायल हो गया हूँ। और यही सूचना सीओ साहब को भी दी गई है। शाम को कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया था, इसकी हम कार्रवाई चाहते हैं। कौन लोग पहचान? हम पहचान लेंगे, मगर वो वैसे बाई फेस तो नहीं जा, कभी मुलाकात नहीं हुई। नाम नहीं जानते, अज्ञात लोग। क्या विवाद हो गया था? ऐसा क्या कह दिया था आपने? कुछ मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने केवल हाथ दिया उनको कि मैं निकल जाऊं, आप रुक जाइए। और उन्होंने बोला कि तुमने मेरी गाड़ी को हाथ क्यों दिया, और बस सीधा मारने लगे। 4 पहिया गाड़ी थी क्या? हाँ, उनकी 4 पहिया थी। मैं मोटरसाइकिल से मैंने मोबाइल से फोटो खींची, मेरे मोबाइल से छुड़ा के फोटो डिलीट कर दी उन्होंने। आज किससे को शिकायत की है? सीओ साहब से अभी होता प्रार्थना पत्र दिया गया। एसडीएम साहब को दी है। क्या नाम है आपका? हरिराम। हमारा अधिवक्ता समाज सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, गुंडागिर्दी हो रही है। आए दिन मुवक्किल हमारी गाली गलौज करता है, हमारे साथ मारपीट करता है, क्योंकि हमारा व्यवसाय है कि एक पक्ष को संतुष्ट रहना है और एक पक्ष को असंतुष्ट रहना है। और प्रशासन इतना सुस्त बैठा है, इतना मूक बैठा है कि कल की घटना पर आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को कि अगर वो कार्रवाई नहीं करता जल्दी से जल्दी तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इस सरकार के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ जहां तक हो सकेगा पूरा प्रदेश का अधिवक्ता एकत्र होकर इस लड़ाई को हम लोग आर पार की लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग कहाँ ना जाएंगे, कचहरी के अलावा हम लोग रात को निमंत्रण में गए, हमारे अधिवक्ता साथी के साथ ये घटना घटित हुई जो बड़ी निंदनीय है। आज दिन लोग हमारे साथ मारपीट करते हैं, इसके बाद प्रशासन हमारी सुनने को तैयार नहीं है। उसके साथ तमंचे से फायर किया गया। काश वो गंभीर रूप से घायल हो जाता, घायल हो गया और कोई घटना घटित हो जाती, मर जाता, तो क्या होता फिर उसका मृत्यु कारित हो जाती, तो उसमें जो है बहुत इसलिए मेरा कहना है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी उन अभियुक्तों को पकड़कर हमारे समक्ष लाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। हम प्रदेश की
सभी सरकार से आह्वान करना चाहते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे, जिससे कि हमारा कल्याण हो, हम सुरक्षित रह सके। नहीं तो हम इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। खबर कानपुर से, जहां पे पुलिस की लाइन परेड और ग्राउंड में आज साइबर अपराधियों के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से एक लघु फिल्म, जी हां, कॉल 1930 की शूटिंग आयोजित हुई। वहीं उक्त लघु फिल्म में साइबर फ्रॉड की घटनाओं की त्वरित सहायता हेतु हेल्पलाइन 1930 की महत्व को जन जन तक पहुंचाने उद्देश्य हेतु निर्मित की जा रही। कार्यक्रम के पुलिस उपायुक्त लाइन शिवा सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। साथ ही बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक धीरज और अनु कपूर, नीरज, शुद्ध, मनोज, टाइगर और अन्य कलाकार गण शूटिंग में मौजूद थे। भैया डीओपी साहब, कुमार साहब का मतलब एक्शन समझा करो ना। कुमार साहब जैसे चिल्लाए ना तब आप तो हम तो हो जाएंगे, कुमार साहब को होना चाहिए। साइबर क्राइम इतना गंभीर रूप से सामने आ चुका है और एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। इससे पहले कि मैं भारत के साइबर क्राइम की बात करूं, मैं छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि अमेरिका में किसी टाइम पर मगिंग होती थी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी खतरनाक जगह पे जाना है तो वो लुटने के लिए $20 जेब में रख के जाता था। भारत की सिचुएशन अलग थी कि भैया उतार लो, ये कड़े बड़े उतार लो, कोई लूटेगा नहीं। लेकिन अमेरिका में समस्या ये थी कि उसने मगर ने पिस्तौल दिखाई और आपकी जेब में कुछ नहीं निकला तो आपको गोली मार देगा। लेकिन साइबर क्राइम की वजह से वहां पे ये मगिंग समस्या खत्म हो चुकी है। अब कौन गोली वोली मारे, जब मैं मोबाइल की तरफ से बैठ के लोगों को बर्बाद कर सकता हूँ, लोगों को करोड़ों रुपए बर्बाद कर सकता हूँ। इस समस्या को, इस गंभीर समस्या को, गंभीर व्याधि को उत्तर प्रदेश पुलिस ने समझा और इनिशिएट लिया। इस लघु चित्र के माध्यम से जनता को सचेत करने के लिए, जनता को बताने के लिए। आप ताज्जुब करेंगे, साइबर क्राइम में मैं भी लुट चुका हूं 2022 के अंदर, और पूरा मेरा वो अकाउंट चला गया था HSBC का, सारे पैसे निकाल लिए उसने। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा फोन वोन हुआ, आप मीडिया वालों की मेहरबानी थी, उन्होंने कहा अन्नू कपूर लुट चुका है, तो फिर जाहिर है कि वो हुआ और उसको जाके पकड़ा दरभंगा के अंदर। और आप ताज्जुब करेंगे, मुझे पूरा का पूरा पैसा वापस अकाउंट में मिल गया। मैं उन लकी लोगों में से हूं, लेकिन ज्यादातर लोग वो भाग्यशाली नहीं है, लोग लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं साइबर क्राइम में, पॉन्जी स्कीम में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का और ऊपर के जितने भी लोग जिन्होंने निर्देश दिया, डीजीपी से लेके और कमिश्नर का, ये कानपुर के कमिश्नरेट का एक अथक और सार्थक प्रयास है जनता को सचेत करने के लिए कि साइबर क्राइम कितनी गंभीर समस्या बन चुका है। तो इसमें मैं एक रोल कर रहा हूँ इस व्यक्ति का, जो है जिसको बताया जाता है कि आम आदमी है, ये पुलिस का कर्मचारी है, उत्तर प्रदेश पुलिस का है, और किस तरह से वो मेहनत करके इसको, विद्या को सीखता है, साइबर क्राइम क्या है और किस तरह से भेदने की कोशिश करता है। और जो बीके सिंह की किताब में क्या ऐसी स्पेशलिस्ट रहेगी आपके जो जनता को मैसेज? अब अभी पहला शॉट हुआ है, जब आप देखेंगे उससे पहले मैं क्या बता सकता हूँ। आर्टिस्ट का काम ईमानदारी के साथ काम करना है, उसका जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम अच्छा सोचते हैं लेकिन क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी गारंटी कोई नहीं है। इसी जनता का अपना मूड है, अगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, फल देने वाला जनता है, फल देने वाला ऊपर वाला है। सो अपने बारे में कुछ कहना कि क्या किरदार है, वो बहुत बचकानी बात है कि मैं ऐसा हूँ और ऐसा, ये सब बात नहीं है जी। उत्तर प्रदेश जो है भारत का अब एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जिसके बारे में मुंबई में बसे हुए लोग भी कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में व्यापार किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में बसा जा सकता है। और मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे सारे इंटरव्यू में देखिएगा, मेरा धर्म और राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, केवल इस देश भारत भूमि से लेना देना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, उनका संकल्प उन्होंने जो लिया है उसका फल सामने आपके आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रशंसा अब बाहर के लोग करने लगे कि ये सुरक्षित है, यहाँ पर मैं सुरक्षा के साथ
हिफाजत के साथ बच सकता हूँ, यहाँ पे व्यापार कर सकता हूँ, यहाँ पे औद्योगिक निवेश कर सकता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। बहुत अच्छी बात है। इस प्रदेश की समृद्धि होनी बहुत जरूरी है। हमारे देश का सबसे थिकली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द कंट्री। So yes, it's very good. खबर कानपुर मथुरा से है, जहां पे आपको बता दें कि मथुरा में अग्रवाल समाज द्वारा की गई प्री वेडिंग शूटिंग पर रोक की अपील की गई है। वहीं आपको साथ में बता दें कि जिस तरह से अग्रवाल सभा के रजी मथुरा थाना तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला समिति मथुरा के संयुक्त तत्वाधान में अग्रवाल महिला समिति द्वारा एक फागुन महोत्सव कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से आधुनिक युग में प्री वेडिंग के बढ़ते हुए प्रचलन से उत्पन्न हो रहे हैं और दुष्प्रभाव पर जोर दिया गया है। मीडिया प्रभारी सचिन अग्रवाल ने बताया कि नाटक के माध्यम से महिला समिति ने संदेश दिया है कि प्रयास किया गया और प्री वेडिंग में जिस प्रकार से वर और वधू घर से दूर शादी से प्री वेडिंग शूट के नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, समाज के किसी प्रकार की स्वीकार नहीं होगा, न ही शादी विवाह में उनकी फोटो का प्रदर्शन स्वीकार किया जाएगा। अग्रवाल सभा रजिस्टर तथा अग्रवाल महिला समिति द्वारा संयुक्त रूप से समाज के सभी लोगों से अपील की गई है कि प्री वेडिंग शूट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। महिला समिति के पदाधिकारियों द्वारा उनकी पहल करते हुए शहर में आयोजित होने वाली एक शादी में इससे प्री वेडिंग शूटिंग हो चुकी है, उनके निवास पर जाकर अनुरोध किया गया और इसकी डिस्प्ले को प्रचारित ना किया जाए, क्योंकि इसका समाज पर गलत प्रभाव भी पड़ता है और ये प्रथा प्रचलित होती जा रही है। वर पक्ष ने महिला समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए संघर्ष विस्तार किया और उसका पालन भी किया। इसके लिए महिला समिति ने वर पक्ष के आवास पर पहुंचकर उनका साधुवाद प्रकट किया, जिससे प्रमुख रूप से संरक्षक आशा अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, अध्यक्ष रेणु अग्रवाल और मंत्री शशि अग्रवाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थी। प्रयास की सराहना भी की गई तथा सफलता प्रयास के लिए बधाई दी, जिसमें से प्रमुख रूप से जयंती प्रसाद अग्रवाल, अशोक बंसल, सुभाष अग्रवाल, सिक्का हरिओम अग्रवाल, माटे वाले कृष्ण, मुरारी अग्रवाल, नेताजी योगेश बंसल, काका जी और राजकुमार अग्रवाल, रदी और धीरज अग्रवाल साथ ही अनेक लोग महिला समिति के प्रयास की सराहना की और सफलता के लिए बधाई भी प्रेषित की है। खबर मथुरा से, जहां पे जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह जी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। जी हां, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जनपद के औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन तथा उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तार के संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं के प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपदों में उद्योग की स्थापना और विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक की विधिवत प्रदूषण नियंत्रण, बैंकिंग, नगर निगम, लोक निर्माण आदि विभागों में संबंधित शिकायत प्राप्त की गई है, जिस पर जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक को लंबित प्रकरण की प्रगति, विभागवार चर्चा आदि आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिलाधिकारी निर्देश दिए हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्कृष्ट साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें, क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें सुनिश्चित करें, औद्योगिक क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति निश्चित करें तथा सड़कों को नियमित मरम्मत, किराए, सुदृढ़ यातायात व्यवस्थित हेतु प्रबंधन सुनिश्चित करें। प्रदूषण विभाग नियमित जांच तथा उद्यमियों की विभागीय मानकों के अनुसार जागरूक करें। अग्निशमन विभाग के सभी उद्यमियों के साथ समन्वय स्थापित करते हेतु अग्नि से बचाव हेतु प्रशिक्षित करें। उद्यमियों ने प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं और सुझाव प्रस्तुत किए, जिनके शीघ्र समाधान आश्वासन जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर पूजा गुप्ता, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार, उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह, परियोजना अधिकारी SK वर्मा सहित औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। खबर सीतापुर से, जहां पे एडीजी प्रवीण कुमार ने किया सिधौली कोतवाली के औचक निरीक्षण। जी हां, एडीजी लखनऊ प्रशिक्षित के निरीक्षण में पुलिस कर्मियों ने मचा हड़कंप। वहीं कोतवाली पुलिस पर अपराध रजिस्टर बंदी गृह के साथ व्यवस्थाओं का लिया जायजा। महिला संबंधी अपराध रोकथाम और त्वरित कार्रवाई को लेकर जारी दिया निर्देश। वहीं जनपद की सिधौली क्षेत्र का पूरा ये मामला बताया जा रहा है।
सर आज थाने का निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण में क्या पाया है और आपके आने के बाद पुलिसिंग व्यवस्था में क्या सुधार देखने को मिला? देखिए, आज के ज़माने में 3 नए कानून जो बने हैं उनके थानों के क्रियान्वयन की समीक्षा के दृष्टिकोण से थाने को देखा गया था कि कैसे प्रभावी अभियोजन हो सके और कैसे अपराध पर और प्रभावी तरीके से नियंत्रण रख सकें। बहुत अच्छा काम हुआ है और उसमें और हम लोग बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि 100% कन्विक्शन की तरफ जो खासतौर से जघन्य प्रकरण है उनमें हम लोग ले सकें और हम अपनी प्रिवेंटिव पुलिसिंग इस तरह से करें कि जो अपराध हैं उनको हम होने से निवारित कर सकें। इस दिशा में हमने भ्रमण भी किया है, लोगों से बात भी की है और ख़ासतौर से ई साक्ष्य के माध्यम से कैसे साक्ष्यों को संकलन करना है जिससे कि उसकी कल हम कोर्ट में एक इस तरह से प्रस्तुत कर सकें कि हम जल्दी से जल्दी अपने केसेस में एक प्रभावी अभियोजन करा सकें। सर आपके आने के बाद पुलिसिंग व्यवस्था में क्या सुधार देखने को मिलेंगे और क्या सुधार देखने को मिलेंगे? ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, हमारे डीजीपी साहब का निर्देश है, उनके क्रियान्वयन हम लोगों को कराना है। ज़मीन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जहाँ जहाँ पे इसमें कोई लैप्सेस पाए जाएंगे उसमें और तेज़ी के साथ सुधार होगा और जो लोग इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, जो अच्छा कार्य करेंगे उन्हें प्रोत्साहित। सिदौली का औचक निरीक्षण किया है, क्या जो है निर्देश रहेंगे? खबर शाहजहांपुर से, जहां पे होली पर्व को लेकर शाहजहांपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल को संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक ने आज हाथीथान जुलूस मार्ग को स्थलीय निरीक्षण किया और सुरक्षा के इंतजाम किया। वहीं शाहजहांपुर में आगामी होली पर्व को लेकर तैयारियों को तेज कर दी गई है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक ने हाथीथान जुलूस मार्ग को रूट मार्ग कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर सिटी, मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी नगर और थाना सदर बाजार की पुलिस टीम ने भी मौजूद रहे। अधिकारियों के जुलूस मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर भीड़भाड़ वाले इलाकों को निरीक्षण किया गया। जुलूस से ये पूरे प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जुलूस है। जनपद शाहजहांपुर में बड़े लाट छोटे लाट का जुलूस निकलता है। इसके साथ ही शहर में इलाकों में अन्य भी जुलूस निकलते हैं, जिसमें से कि ये हाथीथान का जुलूस है। इसके रूट का भ्रमण किया जा रहा है और समस्त रूटों का भ्रमण कर लिया गया है। जो भी उसके आयोजक है, जो मार्ग पर लोग रहते हैं, उनसे वार्ता कर ली गई है। यह भी देखा गया है कि सड़क किस कंडीशन में है, कहीं कोई रास्ते में अड़चने तो नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी से बैठकों के उपरांत अत्यंत अच्छे तरीके से जुलूस निकाले जाएंगे। कुछ भारी संख्या में लोग इन जुलूसों में रहते हैं, कई सारे सेंसिटिव पॉइंट रहते हैं। उसको देखते हुए PSC, पैरामिलिट्री फोर्स, साथ ही साथ सिविल पुलिस, होमगार्ड्स, PRD, ये सब जो है इसमें लगाए जाएंगे। खबर शाहजहांपुर से, जहां पे नवादा इंदेपुर में अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चलाया। जी हां, शाहजहांपुर में अवैध प्लांटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। नवादा इंदेपुर में बिना लेटआउट पास कराए विकसित की जा रही कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर गरज पड़ा है। वही पता है, दरअसल शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के करीब 25,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान अब कहते हैं कि प्लांटिंग कराताओं के ऑफिस, बाउंड्री वॉल और ऑटो डिजाइन और दीवारों के JCB से गिरा दिया गया है। यह पूरी कार्रवाई प्राधिकरण सचिव अजय कुमार पार्टी के नेतृत्व में की गई है। मौके पर प्राधिकरण की टीम, राजस्व विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस बल तैनात रहा। सचिव अजय कुमार त्रिपाठी बताया कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए, लेटआउट पास कराए किसी भी तरह की प्लांटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मानकों के विपरीत विकास से कॉलोनियों को जमींदोज किया जाएगा। सचिव ने आम जनता से अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले यह जरूरी जांच ले कि संबंधित कॉलोनी को नक्शा प्राधिकरण की स्वीकृत की है या नहीं, अन्यथा उनकी गाड़ी कमाई फंस सकती है। प्राधिकरण ने साफ किया है कि अवैध निर्माण और प्लांटिंग के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
खबर लखनऊ से, जहां पे लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जे का विरोध करना ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष को पड़ा भारी। जी हां, सरकारी तालाब के पैमाइशी कर रहे लेखपाल और कानूनगोओं के सामने ही दबंगों ने बता दें कि ग्राम प्रधान के भाई और ग्रामीणों पर किया जानलेवा हमला। फायरिंग 2 दर्जन से अधिक दबंगों ने किया। ग्राम प्रधान दिगोई आदर्श सिंह उर्फ लवकुश पर किया जानलेवा हमला। ग्राम प्रधान ने भागकर किसी तरह बचाई अपनी जान। वही ग्राम प्रधान बीकेटी थाना में 4 लोगों के खिलाफ नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई की बात की। सरकारी तालाब के जमीन पर दबंगों का कब्जा ग्राम प्रधान ने तहसील में शिकायत कर सरकारी भूमि से कब्जा मुक्त कराने के लिए दिया था। शिकायती पत्र वही पैमाइशी करने के दौरान कई अज्ञात लोग गांव में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए, जो ग्राम प्रधान को सोची समझी साजिश के तहत घर के बुलाकर जाते दिखाई दे रहे। पुलिस ने जांच कर उचित कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं इस घटना में लेखपाल और कानूनगो की भी भूमिका संदिग्ध रहा है और बिना थाने पर जानकारी दिए बिना सुरक्षा के विवादित जमीन नापने पहुंचे लेखपाल कानूनगो ने पूरे मामले में पुलिस से जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। खबर नैनीताल से, जहां पे अब कदर की नैनीताल पहुंची साध्वी प्राची का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल गांधी चौक से अब कदर की ललिताल चौक में भव्य स्वागत किया, जिसके बाद बाइक रैली से मल्लीताल डीसीएस मैदान पहुंची। साध्वी प्राची ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी समारोह के भारतवर्ष के अंदर हिंदू सम्मेलन बनाया जा रहा है। आज नैनीताल के अंदर भी विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदू एक हो जाओ और सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे, घटोगे तो मरोगे। कहा ब्राह्मण मेरा मुख है और हाथ मेरी भुजाएं हैं, पैर मेरे शुद्र हैं, किसी काटा जाए। और कहा कि घर के मुख से गलती हुई तो उसे निकाल नहीं दे। देश के नेतृत्व में मजबूत है, अपने नेतृत्व के विश्वास करना चाहिए। कुछ वामपंथी जिहादी लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें चक्कर में नहीं आना चाहिए। के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी समारोह पूरे भारतवर्ष के अंदर हिंदू सम्मेलन मनाए जा रहे हैं। नैनीताल के अंदर भी आज हिंदू सम्मेलन है। हिंदुओं एक हो जाओ, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। लेकिन साध्वी प्राची कह रही है घटोगे तो मरोगे, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए अपनी संख्या पर भी ध्यान दो। देखिए, ब्राह्मण मेरा मुख है, हाथ मेरी भुजाएं हैं, पेट मेरा वैश्य है, पैर मेरे शूद्र है, किसको काटूं? मैं अपंग हो जाऊंगी। समाज की भी यही व्यवस्था है। इसीलिए जैसे कि जो अब ये समाज में
खबर नैनीताल से है, जहां पे आपको बता दें कि जिस तरह से तिब्बती समुदाय का पर्व लोसर तिब्बती नववर्ष आज प्रारंभिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के अवसर पर शहर के सुख निवास स्थित बौद्ध मठ में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और प्रातःकाल से हो श्रद्धालु पारंपरिक परिधानों में मठ पहुंचे और सामूहिक पूजा की मठ बौद्ध धर्मगुरुओं द्वारा शांति समृद्धि और सुख समृद्धि जीवन की कामना के साथ प्रार्थनाएं की गई। तिब्बती मार्केट एसोसिएशन के सचिव यशी युपथेन बताया कि इस वर्ष तिब्बती पंचांग के अनुसार 21,153वां नव वर्ष और ये वर्ष अग्रिम वर्ष है। और बताया गया कि पहले दिन घर पर रहते हुए दूसरे दिन सभी के वहां बधाई देने के लिए मिलते हैं और तीसरे दिन मैथ में सामूहिक पूजा की जाती है। विश्व में शांति बनी रहे इसकी प्रार्थना की जाती है। नगर में देवी देवताओं और लोगों की सुख शांति के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। ब्रिजिंग में बताया जाए कि लोसर में नए साल को मनाया जाता है और मॉनेस्ट्री में इसका होकर पूजा की जाती है। इसके बाद ही नए साल की शुभकामनाएं भी दी जाती है और शांतिपूर्वक पूजा चलती है। आज नए साल में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सबकी सुख शांति समृद्धि की कामना भी की जाती है। तिब्बती समुदाय में ये कामना की जाती है जीव जंतु सुरक्षित रहे, खुश रहे। तिब्बती समुदाय सभी को एकत्रित करके चलते रहे। सर जो है वो 3 दिन पूर्व स्टार्ट हो गया था, तो आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन जो है हम सामूहिक पूजा करते हैं मठ में, सब लोग एकत्रित होकर। यहाँ पर जो पूजा होता है वो खास तौर पे पूरे विश्व में शांति के लिए, विश्व में भाईचारा रहें और धर्म के बीच में सद्भावना बढ़े करके इस तरह से हम पूजा पाठ कर, और जो जंग और युद्ध चल रहे होते हैं वो उसमें एक समापन आ जाए करके, और एक साथ में नगर में जो लोग रहते हैं नगर की शांति के लिए, नगर में भाईचारा, नगर की उन्नति के लिए भी पूजा किया जाता है। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि आज की सामूहिक पूजा में दादा जी की दीर्घ आयु के लिए और तिब्बत की मसले का हल जल्द निकले करके इसके बारे में खबर हरिद्वार से, जहां पे धर्मनगरी हरिद्वार में आज पेयजल निगम अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वेतन और भत्तों की मांग को लेकर कर्मचारी नगर कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन विसंगतियों और भत्तों के भुगतान को लेकर मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। धरने में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि समय पर वेतन न मिलना, भत्तों की कटौती जैसी समस्याओं से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि कई बार विभागीय अधिकारी और आपको बता दें कि शासन स्तर पर ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों को सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन का उग्र रूप दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान निगम के कार्य प्रभावित होने की भी बात सामने आई है। हमारी मुख्य मांग वेतन भत्ता के नियमित भुगतान और लामित देयों को निस्तारण। यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से वार्ता आश्वासन है कि, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक लिखित आदेश जारी नहीं होंगे तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उत्तराखंड पेयजल निगम कर्मचारी महासंघ के गढ़वाल मंडल का सचिव आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर हम लोगों की एक सूत्रीय मांग है कि हमारा राजकीयकरण किया जाए, क्योंकि हम लोगों की बहुत लंबे समय से ये समस्या चली आ रही है कि वेतन भत्तों की समस्या हम लोगों की काफ़ी समय से चली आ रही है। और इस बारे में हम लोगों ने शासन से कई स्तर पर वार्ताएं भी हुई हैं, कई समितियां भी गठित की गई, जिसमें हमें राजकीयकरण के लिए आश्वासन भी दिया गया। किंतु ये ढुलमुल नीति के कारण राजकीयकरण की व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हो पाई है और वर्तमान में पेयजल निगम के कई कार्य, महत्वपूर्ण कार्य राज्य में अन्य संस्थाओं को दिए जा रहे हैं, जिस कारण से हम लोगों को कार्यों पर परसेंटेज का नुकसान हो रहा है। आज की तारीख में हमारे वेतन भत्ते इतने अधिक हो गए हैं कि हम लोग परसेंटेज के आधार पर उसका निर्माण पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों की सरकार से मांग है कि जब तक हमारा राजकीयकरण नहीं किया जाता तब तक हमारा वेतन या तो ट्रेजरी के माध्यम से दिया जाए या बजट में उसका प्रावधान करके हमें एक अलग से हमारे वेतन भत्तों का एक नया प्रावधान करके उसे हमें अलग से मद में सेंटेज व्यवस्था को खत्म करके एक मद के तहत हमें तनख्वाह दी जाए
और 1 तारीख तक हम लोगों को तनख्वाह मिल जानी चाहिए। 30 माह से वेतन ना मिलने के कारण कर्मचारियों में बहुत ही असंतोष है इस समय। अभी वेतन लोग जो कार्य करते हैं उस पर हम लोगों को 12.5% सेंटेज मिलती है, उसी के अनुसार हम लोगों को वेतन आहरित होता है। लेकिन काफ़ी समय से जेजेएम में और अन्य कार्यों के अंतर्गत हमें लिमिट जारी ना हो पाने के कारण सेंटेज का प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही। जो हमारे सेंटेज और हमारे अधिष्ठान के मद के व्यय हैं उनके जो गैप है उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार ही करती है। तो हम लोगों की डिमांड है कि वो सेंटेज व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म करे और हमारे जो भी वेतन भत्तों का व्यय है वो सरकार अपने बजट में प्रावधान करके उस पर भारित करे और हम लोगों को समय पर वेतन प्रदान करे। और क्या उनका आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है जिसमें हम लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नेक्स्ट हाफ में हम लोग उनको ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम लोगों का 21 से लेकर 5 तारीख तक जनपदवार देहरादून मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन रहेगा। आज पूर्व उत्तराखंड में सभी जनपदों में नगर इकाइयों में इस तरीके का धरना प्रदर्शन जारी है और यदि सरकार नहीं चाहती तो ये फिर आगे उग्र रूप भी ले सकता है और कार्य बहिष्कार पे हम लोगों को हड़ताल की स्थिति में भी जाना पड़ेगा। लाभ जो कर्मचारियों को होगा वो तो वेतन भत्तों का होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ प्रदेश की जनता को भी एक बहुत लाभ प्राप्त होगा कि जैसे आज की तारीख में पेयजल के 2 विभाग हैं, जल निगम और जल संस्थान। कई बार जनता को परेशानियां आती हैं पेयजल में, तो वो कभी जल संस्थान के दफ्तर में जाता है, कभी पेयजल निगम के दफ्तर में जाता है। यदि राजकीयकरण हो जाएगा तो एक ही मंच पे सब लोग होंगे और जन समस्याओं का निराकरण भी आसानी से और शीघ्र हो पाएगा। जल संस्थान में भी इसी तरीके की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है तो उनको थोड़ा सा उस चीज़ का फायदा मिल जाता है। लेकिन हम लोग चूँकि कार्यों पर ही निर्भर हैं, हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेशन अभी इतना नहीं है कि हम लोग अपने वेतन भत्तों का उससे प्रतिपूर्ति कर पाए। क्या हैं आने वाले समय में हम लोग जायका के काफी कार्य कर रहे हैं। का कार्य और सीवर व्यवस्था का कार्य जो निर्माण कार्य है वो हम लोग द्वारा किया जा रहा है प्रदेश में। हमारे विभाग को राजकीयकरण करा जाए, ये हमारी पिछले कई सालों से मांग चल रही है। पिछले 2 साल पहले भाजपा सरकार के जब थी आपका, हमने यहाँ पे आपका विधानसभा घेराव भी करा था। उस टाइम आश्वासन मिला था कि वो राजकीयकरण कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ढुलमुल नीति के कारण वो आज भी पेंडिंग है। तो और आज की तारीख में हम लोग को 3-3 माह से जो है वेतन भी नहीं मिल रहा है। उसमें हमारा पहला मुद्दा यही है कि हम लोग को जो है राजकीयकरण करा जाए। आज हम लोग का जो है यहाँ पे पहले धरना है, उसके बाद हम जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। उसके बाद कल से हम लोग का मुख्यालय पे देहरादून पे हमारा प्रदर्शन रहेगा। तन से ही हम लोग का घर परिवार चलता है और हम लोग जो है सेंटेज आधारित विभाग हैं और हमारे जो है कार्य जो निर्माण कार्य हैं वो और अन्य विभागों को दिए जा रहे हैं, जिससे हम लोग को सेंटेज प्राप्त नहीं हो रही है। और अगर ये सरकार ने हम लोग का ये कार्य औरों को बांटे तो अन्य हम लोग को मजबूर होकर सड़क पे आना पड़ेगा और आंदोलन और तेज करना पड़ेगा। को जो है 12.5% सेंटेज मिलती है। एक तरह से मान के चलिए कि जो आपका जो है जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है हर कार्य के ऊपर, और वही अगर हमारा रोक दिया जाएगा तो हम लोग का वेतन है, पेंशन है या हमारे अन्य भत्ते हैं वो हम लोग को नहीं मिलेंगे। मैं शलभ मित्तल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। खबर हरिद्वार से, जहां पे पुष्कर सिंह धामी कल हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा आगामी मुख्य 2027 की तैयारियों के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मेला अधिकारी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान, पार्किंग, घाटों के निर्माण, पेयजल, बिजली और स्वच्छता व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री देहरादून से हेलीकॉप्टर के माध्यम से गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से कार द्वारा CR टावर पहुंचकर बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दे सकते हैं तथा श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हरिद्वार में इस दौरे को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई और सुरक्षा व्यवस्था पर भी चाक चौबंद कर दी गई है। खबर हरिद्वार से है, जहां पे भगत सिंह के चौक के पास से बने अंडरपास में हर साल बारिश के दौरान पानी भर जाता है और इस कारण स्थानीय लोगों को, राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर रानीपुर मोड़ से सिडकुल जाने वाले हजारों कर्मचारियों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कई बार अनजाने में बाइक सवार अंडरपास में घुस जाते हैं, जिससे ज्यादा पानी होने पर हादसे का भी खतरा बन जाता है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि रानीपुर मोड़ पर भगत सिंह चौक अंडरपास में वर्षों से हो रही जलभराव की समस्या के समाधान के लिए सिंचाई विभाग के साथ बैठक कर योजना की तैयार की जा रही है। प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। समस्या का अस्थायी समाधान भी किया जा रहा है।
किया जाएगा? देखिए, रानीपुर मोड़ पर और भगत सिंह चौक पर जल भराव की काफ़ी पुरानी समस्या है। इसके लिए एक विस्तृत प्लान बनाया गया है सिंचाई विभाग के माध्यम से, जिसमें हम रेन वाटर जो है उसका डिस्चार्ज कैसे हम वहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं, इस प्लान को प्रस्तुत किया गया है अभी शासन में। वहाँ पर उसकी प्रक्रिया गतिमान है और उस प्लान के अप्रूव होते ही फिर कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि एक परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा भगत सिंह चौक में जल भराव के निस्तारण में। खबर बलिया से, जहां पे गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के नाबालिग छात्र में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। जहां दुष्कर्म के पास्को एक्ट के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी में पुलिस नाकाम रही है। 2 अभियुक्त बलिया कोर्ट में हुए हाजिर, तीसरे का फोटो में दिखाया गया गिरफ्तार। और तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी पर गढ़वाड़ पुलिस ने जारी नहीं किया है कोई प्रेस नोट। इतने बड़े मामले में पुलिस ने कार्यशैली पर उठ रहे बड़ा सवाल, सूचना तंत्र फेल होने की चर्चा, नामजद आरोपियों तक क्यों नहीं पहुंच पाई पुलिस? क्या कार्रवाई सिर्फ पूछताछ और परिजनों तक ही सीमित रह जाएगी? पीड़ितों के न्याय दिलाने की मांग हुई तेज। बलिया के गढ़वाड़ थाने के अंतर्गत दिनांक 18 तारीख को सामूहिक बलात्कार का एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़िता के द्वारा 4 अभियुक्तों पर आरोप लगाया गया था, जिसके क्रम में 2 अभियुक्त राजू और रोशन को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा और प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जनपद बलिया के गढ़वाड़ थाने के खबर सीतापुर से, जहां पे सीतापुर के स्थित शासकीय श्याम प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय सीतापुर में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सरगुजा सांसद चेतुमणि महाराज शामिल हुए। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि की महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक संस्कृति और खेल उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। मंच से विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि युवा ही देश के भविष्य है और उनकी सफलता के क्षेत्र का नाम रोशन होता है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों का उत्साह और प्रतिभा देखने के लायक रही। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में समारोह और उनकी खास भी बना दिया है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पे मैनपाट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल टाइगर पॉइंट में एक बार फिर से आगजनी की घटना सामने आई है। जी हां, लगभग 1 साल पहले भी अज्ञात लोगों द्वारा यहां लगी दुकानों की आग के हवाले कर दिया गया था और अब 21 फरवरी 2026 की रात करीब 12 बजे फिर से उसी तरह की घटना दोहराई गई है। देर रात लगी भीषण आग से आसपास बनी अब कहते हैं कि झोपड़ी नुमा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते कई दुकान जलकर राख हो गई है। आग इतनी भयावह थी कि उसे काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी पूरी घटना से बता दें कि 17 सेकंड का वीडियो सामने आया है, जो कि हालात की भयावहता को साफ दिखाता है। वीडियो में आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही है। खबर बिहार सहरसा से है, जहां पे बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सढ़िया के पास गुरुवार के अहले सुबह के भीषण सड़क हादसा हो गया। उसमें अंचल अधिकारी सहित लगभग 5 लोग घायल हो गए। सभी लोग बख्तियारपुर के और एक शादी समारोह से लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरादाय पंचायत के दघिया महर्ता निवासी लोग सुबह वापस अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और उसमें सवार सभी लोग घायल है। घायलों की पहचान बढ़ारा के अंचल अधिकारी मोहन शर्मा, राकेश शर्मा, बंटी शर्मा समेत अन्य लोग के रूप में बताई गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में अंचल अधिकारी मोहन शर्मा का एक हाथ और एक पैर टूट गया है, जबकि अन्य घायलों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की हादसे में सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है। क्या घटना है, कैसे रोड एक्सीडेंट हुआ? 4-5 आदमी सब बाराती गए थे, उधर से रिटर्न जो हुआ ड्राइवर को पता नहीं चला उस कारण जो है कहाँ से बारात गए थे? महाराष्ट्र से गया था बारात उधर बख्तियारपुर पर। अच्छा, तो फिर वहाँ से फिर घर आ रहा था वापस।
क्या बजे की घटना है? 4 बजे सुबह में, 4-5 बजे सुबह में। कितने आदमी जख्मी हुए हैं? 5 आदमी। क्या क्या नाम है सबका? एक अमित कुमार है, एक राकेश कुमार, एक बंटी कुमार, एक आलोक कुमार। सीओ कौन है उसमें? सीओ साहब थे पीछे में बैठे थे, वो भी गए थे बाहर। मोहन कुमार शर्मा। कहाँ पोस्टेड है वो? बरारा के थे। आपका क्या नाम है? अमित कुमार शर्मा। कौन है? भाई स्थिति ठीक है अभी? हाँ, सब हल्का फुल्का लगा है। खबर लटुआ से, जहां पे 20 फरवरी 2026 को सीआरपीएफ 215 कोबरा बटालियन के बिहार के गया जिले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। जी हां, आपको बता दें कि गया में जिस तरह से बिहार के गया जिला में सुरक्षा बलों की लटुआ थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाकर एक गुफा में छिपाए गए भारी मात्रा में विस्फोटक और आईईडी बनाने का सामान बरामद किया गया। ऑपरेशन की मुख्य जानकारी गया जिले के लटुआ थाना अंतर्गत भरिया, महादय स्थान, सिघवा, बलियाबाद और लडुआई पहाड़ की दुर्गम जंगली क्षेत्र में यह जानकारी अभियान सहायक कमांडेंट संजीत कुमार पांडे नेतृत्व में चलाया गया है। बरामदगी की गई सूचना पर 300 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट, 175 पीस कमर्शियल इलेक्ट्रिक डोटेनेटर, लगभग 1000 मीटर कॉर्डेक्स वायर और वहीं बता दें कि आईडी बनाने के अन्य उपकरण नष्ट किया गया है। सामान बरामद किए गए और विस्फोटक को सुरक्षा की दृष्टि से बम निरोधक दस्ते की वजह से शुक्रवार दोपहर करीब 3:10 पर मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया। नक्सली साजिश विफल। अधिकारियों के अनुसार नक्सलियों की इस भारी मात्रा में विस्फोटक का उपयोग किसी बड़ी घटना या सुरक्षा बलों पर हमले के लिए करने की फिराक में था। अगर निरंतरता इसी क्षेत्र में इसी पहल की 14 जनवरी और 28 जनवरी को भी सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी बरामद किए गए, जिससे नक्सलियों की कमर टूट गई और लटुआ जंगल में 3 क्विंटल अमोनिया नाइट्रेट और विस्फोटक सामग्री बरामद करके सुरक्षा बलों ने डेनोटेटर अमोनिया नाइट्रेट मौके पर ही नष्ट कर दिया। खबर भागलपुर से, जहां पे कृष्णानंद स्टेडियम रोमांचक फाइल अरूण स्पोर्ट्स क्लब सुल्तानगंज के ट्राई बेकर में एक गोल ने जीता खिताब। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित कृष्णानंद स्टेडियम में आयोजित कुमार अमरेंद्र मोहन मेमोरियल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अरूण स्पोर्ट्स क्लब सुल्तानगंज और लक्ष्मी स्पोर्ट्स क्लब इटहरी मुंगेर के बीच में खेला गया। मैच के आपको बता दें कि अतिथि बांका में सांसद गिरधारी लाल यादव थे। आपको बता दें कि उद्घाटन जीबीगंज बंदेनाथ की महंत प्रेमीनाथ गिरी और सुल्ताना गंज नगर की उप सभापति नीलम देवी, लोजपा युवा जिला अध्यक्ष मनीषू कुमार यादव और भाजपा ओबीसी जिला अध्यक्ष रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल और अरुण स्पोर्ट्स क्लब के संस्थापक अरुण कुमार चौधरी और राजेंद्र नेता रामचंद्र चौधरी और दया देवी संयुक्त रूप से खिलाड़ियों को परिचय प्राप्त किया। मैच की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुआ और बता दोनों की टीम के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। निर्धारित समय में दोनों टीम निर्धारित समय में ही कोई आपको बता दें कि गोल नहीं कर पाई और अंत में ट्राई बेकर से अरुण स्पोर्ट्स क्लब सुल्तानगंज 6-5 बढ़त बना लिया और एक गोल में विजयी रही। और इस अवसर पर लाइन ऑर्डर पीएससी नवनीत कुमार, सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार और जनप्रतिनिधि और अधिकारी समाज में सेवी खेल प्रेमी उपस्थित रहे। इस मैच के मुख्य अतिथि ने 2 विजेता और उपविजेता को काफी बता दें कि उपविजेता को ट्रॉफी और धनराशि देकर दोनों को टीमों को सम्मानित किया। में फाइनल मुकाबला हुआ और आप आए, क्या कहेंगे सर? आज देखिए अरुण स्पोर्ट्स क्लब और जो है कि इटारी के बीच जो है कि फाइनल मुकाबला हो रहा है। दोनों टीम जो है कि बड़ी मशक्कत करने के बाद टूर्नामेंट खेले, उसके बाद जो है कि फिर सेमीफाइनल जीत के दोनों फाइनल खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और दोनों टीम का एकदम से जोड़ी जैसा होना चाहिए वैसा जोड़ी है। दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो जो टाइम हो रहा है लगभग 4:30 बज रहा है, अभी तक एक भी गोल नहीं कर पाए हैं।
देखते हैं कि कौन कौन करते हैं। जो जीतते हैं उनको भी शुभकामनाएं, जो नहीं जीतते हैं उनको भी और ज़्यादा शुभकामनाएं। जीत हार तो होती ही रहती है। जीत से लोग जो जीत जाते हैं, जो हार जाते हैं, उनको सीख मिलती है कि अगला जो टूर्नामेंट हम खेलें कैसे खेलें और आगे प्रयास करके वो अच्छा खेलें। सुल्तानगंज में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, इसको लेकर के क्या संदेश देना? देखिए, सुल्तानगंज में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, सभी युवाओं को जगना चाहिए। इसमें खेल प्रेमियों उसमें जो है कि ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लगता है कि जो है कि नए युवा जो है कि इसमें आवे और जो है कि अभी जो नीतीश कुमार ने बोल दिया है कि एक गोल्ड मेडल लाइए और डायरेक्ट नौकरी पाइए। इससे जो है कि हमारे बिहार में जो है कि युवाओं की तादाद खेल की ओर ज़्यादा बढ़ी। जी, परिचय रवि सुमन कुमार को वरुण मंडल, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा नवगढ़। आयोजन है, आप आए, कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बढ़िया खेल के भावना सुल्तानगंज के वासियों का उससे बहुत बधाई और लोगों ने शांतिपूर्वक खेला। सुल्तानगंज की टीम जीती हुई, इससे सुल्तानगंज के टीम को सारे आयोजक सर कुछ मांग रखे गए है स्टेडियम के लिए? हो जाएगा। खबर कैमूर बिहार से है, जहां पे भगवानपुर प्रखंड में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाकों को झकझोर कर रख दिया है। सैदपुर पंचायत की यादव मोड़ से समीप सरसी के खेत में एक महिला की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी और आक्रोश का माहौल है। मृतक की पहचान पिंकी देवी, पति उपेंद्र मुसहर और निवासी मुसहर टोला खडिहा के रूप में हुई है। परिजनों के ग्रामीण के अनुसार पिंकी देवी अपने पति के साथ स्वयं सहायता समूह का पैसा निकालने गई थी। देर शाम पर घर लौटते समय सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाशों ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सभी मार्मिक पहलू यह कह रहा है कि घटना के समय महिला का 1 साल का मासूम बच्चा भी साथ में था। पूरी रात वह अपनी मृत मां के शव के पास ही पड़ा रहा। सुबह जब ग्रामीण खेत के ओर पहुंचे तो सरसों के बीच महिला का खून से लथपथ शव देखकर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या के लोग मौके पर जुट गए। घटना की जानकारी मिलते ही भगवानपुर थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के लोगों ने पूछताछ में की जा रही है तथा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। परिजनों ने इस जघन्य हत्या की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग भी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले की खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इस निर्मम वारदात के बाद पूरी भगवानपुर क्षेत्र में दहशत का माहौल और लोक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खबर जोधपुर से, जहां पे नगर निगम जोधपुर में वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट के संबंध में प्रशासक महोदय नगर निगम जोधपुर की अध्यक्षता में बैठक आहूति की गई, जिसमें आयुक्त नगर निगम जोधपुर, संबंधित उपायुक्त, वित्तीय सलाहकार, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और वहीदशासी अभियंता और साथ में पदाधिकारी के अधीक्षक गण आदि अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा भाग लिया गया। बैठक में बजट के सभी धारकों के संबंध में विस्तृत चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2026-2027 का नगर निगम जोधपुर का बजट पारित किया गया। एक पारित बजट को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। वहीं नगर निगम जोधपुर की वित्तीय वर्ष 2026-2027 की बजट के मुख्य रूप में आपको बता दें कि जिस तरह से सफाई संबंधित कार्यों हेतु 127.50 करोड़, सीवरेज निर्माण और मरम्मत हेतु 102.50 करोड़, सड़क निर्माण और मरम्मत हेतु 140 करोड़, रोड लाइट कार्य और मरम्मत हेतु 29,000 करोड़, आपका बता दें कि नगर निगम के उप कार्यालय की निर्माण मरम्मत हेतु 900 करोड़, विकास कार्यों हेतु विकास नाला निर्माण हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग पर 10 करोड़ इत्यादि प्रावधान किए गए हैं। और निगम की स्वयं की आय के लिए भूमि नीलामी आवंटन हेतु 140 करोड़, नगरीय विकास कर के लिए 36 करोड़, उप आपको दें कि भू उपयोग परिवर्तन हेतु 45 करोड़, भवन निर्माण हेतु 13 करोड़, विज्ञापन शुल्क हेतु 5 करोड़ और संपत्ति दुकानों के किराए हेतु 4.50 करोड़ लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग में 50 करोड़ और एवं केंद्र सरकार में NCAP तहत 75 करोड़ और RCP के तहत 62 करोड़, मृत्यु 2.2 के तहत और 40 करोड़ के ठोस कचरा प्रबंधन के तहत 96 करोड़ आदि अनुदान प्राप्ति की अपेक्षा में बजट के प्रावधान किया गया है। नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-27 हेतु साफ सफाई व्यवस्था और सुदृढ़ बनाने हेतु आपको बता दें कि इंटरेस्ट सॉलिड वेस्टलेस मैनेजमेंट की कार्य योजना भी तैयारी की गई है। नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र के खेलों को बढ़ावा देने के लिए PP मोड पर खेल परिसर के विकसित करने के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है, जिससे आमजन के लिए घर के नजदीक ही खेलने की सुविधा उपलब्ध हो सके।
के राज्य सरकार के बजट घोषणा के अनुसार पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़त तादाद भी मद्देनजर आमजन की सुविधा हेतु ईवी चार्जिंग स्टेशन पीपी मोड पर विकसित किए जाने हेतु बजट में प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त वर्तमान में की सीएनजी वाहनों की संख्या में अनुपात में सीएनजी फिलिंग स्टेशन की कमी में मद्देनजर लोगों को राहत देते हुए सीएनजी फिलिंग स्टेशन पीपी मोड पर विकसित किए जाने की प्रावधान भी बजट में किया गया है। नगर निगम के क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव, सड़क सीमा, बिल्डिंग लाइन और माध्यम विभिन्न विकास कार्यों तथा फुटपाथ विकास और रखरखाव, ड्रेनेज निर्माण और रखरखाव हेतु पट्टी का विकास, रखरखाव, स्ट्रीट लाइट संबंधित क्रय और रखरखाव, डिवाइडर निर्माण पर रखरखाव इत्यादि कार्यों में होने वाले व्यय की अधिकता के मद्देनजर निगम क्षेत्र की 2 मुख्य सड़कों पर समस्त रखरखाव हेतु पीपी मोड पर दिए जाने की कार्य योजना की तैयारी की जाएगी। नगर निगम जोधपुर में भूमि संबंधित रिकॉर्ड की लंबे समय तक उचित धारा और राज्य सरकार की ऑनलाइन सर्विसेज में प्राप्त प्रकरणों की त्वरित निस्तारण हेतु निगम की समस्त भूमि संबंधित रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन के हेतु बजट में प्रावधान भी किया गया है। वर्ष 2026-27 का बजट आज पारित किया गया है। पूर्व में नगर निगम जोधपुर में 80+80 टोटल 160 वार्ड्स थे। निगम के एकीकरण के बाद अब नगर निगम जोधपुर में 100 वार्ड्स 100 वार्ड्स हो गए हैं। पूर्व में नगर निगम का जो क्षेत्रफल था वो 234 स्क्वायर किलोमीटर था। अब एकीकरण के बाद 290 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। इस तरह से 56 स्क्वायर किलोमीटर एरिया नगर निगम जोधपुर का बढ़ गया है। तो इस विषय में हमने इस बजट में भी ये ध्यान रखा है और उसी के अनुसार हमने बजट और संसाधन बढ़ाए हैं। इसकी जो हाइलाइट्स हैं, मेन हाइलाइट्स हैं हमारे इस बजट की, इसमें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हमने इस बजट में की है। पूर्व में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था के तहत जेसीबी, ट्रैक्टर, डंपर्स, ड्रेनेज जैसे 8-10 कार्यों के लिए लगभग 220 वेंडर्स काम कर रहे थे। इस बजट में हमने निगम में इन सभी कामों के लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड व्यवस्था की है नेक्स्ट वित्त वर्ष के लिए। इस व्यवस्था में इन सभी कामों में खर्चा कम होगा और जो लीकेजेज अगर कोई हैं तो वो बचेंगे, वो रुकेंगे और इसमें मॉनिटरिंग करना हमारे लिए आसान होगा क्योंकि एक जोन में एक ही वेंडर होगा सारे कामों के लिए। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक जोन में एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होगा, बनाएंगे ताकि केरू डंपिंग स्टेशन पर कम कचरा पहुंचे और जो यूजफुल मटेरियल है उसका रीयूज किया जा सके। पार्किंग का हमने इसमें बजट में ध्यान रखा है। शहर में बढ़ते हुए यातायात के दबाव को कम करने के लिए ऑल म्यूनिसिपल जोन्स में, यानी कि हमारी सभी म्यूनिसिपल जोन्स में पार्किंग सुविधा के लिए नए पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण करके हमारे द्वारा, निगम के द्वारा उनको विकसित किया जाएगा, ऐसा इस बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की चालू वित्त वर्ष की जो बजट घोषणाएं हैं उनके तहत पर्यावरण सुधार की दृष्टि से ईवी प्लस सीएनजी स्टेशंस पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएंगे। इस विषय में 10 जगहों पर, शहर में 10 जगहों पर ऑलरेडी ईवी स्टेशंस का कार्य प्रगतिरत है और ये जो नया बजट है इसमें हमने 30 नए स्थानों पर इस बजट में भी ईवी स्टेशंस प्रस्तावित किए हैं। शहर में जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में 2 स्थानों पर उमेद क्लब के पीछे प्लस गांधी मैदान की जो पार्किंग है उसके ऊपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ऑलरेडी उनका डेवलपमेंट चल रहा है। तो इसके अलावा हमने लगभग 15 स्थानों पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस विकसित करने का लक्ष्य इस बजट में रखा है। इंटीग्रेटेड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लस मेंटेनेंस के लिए शहर के 2 प्रमुख मार्गों को, हमारे शहर की 2 प्रमुख सड़कों को DBFOT मोड पर विकसित करने की कार्य योजना तैयार की है। ये एक तरह का, अपनी तरह का पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें जो संवेदक होगा उसको रोड मेंटेनेंस करना होगा, रोड को चौड़ा करना, वृक्षारोपण, फुटपाथ का निर्माण, ड्रेनेज की व्यवस्था, इस तरह के सारे कार्य उन दोनों रोड्स पर किए जाएंगे। उसके लिए EOI अभी हमने मांगा है और वो हमारा कार्य शुरू हो गया है। ये अभी जो कार्य मैंने आपको बताए हैं ये सभी PPP मोड पर होंगे तो उन पर निगम की राशि पहले से भी कम खर्च होगी।
सालावास वाले हमारे जो 50-50 MLD के जो 2 STPs हैं, जिनका कि अभी अपग्रेडेशन हो गया है अमृत 2.0 में, उन पर वन टाइम खर्चा चूंकि हो चुका है, तो अब जो उसका 75 करोड़ समथिंग जो राशि थी वो भी इस बार कम खर्च होगी। निगम के एकीकरण से 2 निगम थे हमारे, उनके एकीकरण से प्रशासनिक खर्चा हमारा कम होगा। जो हमारे निर्वाचित पार्षद हैं जो कि चयनित होकर अभी आएंगे, तो निर्वाचित पार्षदों के लिए उनकी अनुशंसा पर प्रत्येक वार्ड में हमने 60 लाख रुपए का विकास कार्यों का बजट में प्रावधान रखा गया है। नगर निगम के जो हमारी जितने भी लैंड है, भूमि के रिकॉर्ड हैं, उसका डिजिटाइजेशन करने के लिए करीब 1 लाख फाइल्स हैं हमारे पास, जिनमें से 22,000 के करीब फाइल्स का डिजिटाइजेशन हो चुका है। मीन्स उस रिकॉर्ड की स्कैनिंग करके उसको सेव कर दिया गया है, और उसके लिए भी इस बजट में 11 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो कि पारदर्शिता के लिए और ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और ये एक अच्छा कार्य हो रहा है। इस प्रकार निगम के आय और एक्सपेंडिचर के पिछले सालों के जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, उन आंकड़ों को देखते हुए और निगम की जो संभावित और अनुमानित आय है उसको देखते हुए इस बार जो हमने बजट अपना पारित किया है वो 1469 मीन्स 1469 करोड़ का पारित किया है। खबर अलवर से, जहां पे रूपबास पुलिया के पास समीप भीषण सड़क हादसा, बाइक को टक्कर ने मारी टक्कर, बाइक सवार युवक हेमंत सैनी की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य युवक हुआ घायल। हेमंत राजगढ़ रोड स्थित तान्या रिजॉर्ट से बाइक लेकर लौट रहा था और अपने घर शिवनगर 200 फुट रोड और रूपबास पुलिया पर हुआ हादसा। पुलिया बता की पुलिस मौके पर ही पहुंची और युवक को पहुंचाया जिला अस्पताल में मौजूद परिवार में मचा कोहराम, परिजनों का रो के हुआ है बुरा हाल। खबर डिडावना से है, जहां पे 2 दिवसीय एरिया डेमोनेशन अभियान और 93 गिरफ्तार, 301 स्थानों पर दबिश दी जा रही है। जी हां, अब कहते हैं कि डिडावना में जिला पुलिस अधीक्षक रिजा तूमर के निर्देशन में पुलिस के जिले में अपराधियों के खिलाफ एक व्यापक अभियान छोड़ दिया गया। दिनांक 18 और 19 फरवरी की चलाए गए 2 दिवसीय विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने जिले भर में भारी कार्रवाई करते हुए 93 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अपराधों की रोकथाम और वांछित अपराधियों के धरपकड़ के लिए एसपी के निर्देश पर जिले में 48 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है और इन टीमों में शामिल 187 पुलिस अधिकारियों के जवानों को जिले के विभिन्न 301 संदिग्ध स्थानों पर एक साथ दबिश दी है। इस कार्रवाई में अपराधियों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई में जघन्य अपराधी और वारंटी धरे गए और अभियान के दौरान पुलिस ने न केवल नए मामले में दर्ज किए बल्कि लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिसमें हत्या, लूट जैसे गंभीर मामलों में वांछित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 19 स्थायी वारंट और 12 गिरफ्तारी वारंट का निस्तारण किया है और विभिन्न अन्य प्रकरणों में वांछित 20 अधिकारियों को वही अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और शांति भंग की आशंका और अपराध रोकने हेतु धारा 170 BNS के तहत 38 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय और विशेष अधिनियम के तहत 18 नए प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें अवैध शराब के खिलाफ डिडावना, लॉर्डुनी और कोमचाउन और अन्य क्षेत्रों में 10 मामले दर्ज किए गए। पुलिस थाना बोडोसुम में अवैध हथियारों के खिलाफ 2 मामले दर्ज किया गया है। नवा और चितुआ में 2 मामले दर्ज है और वन जीव संरक्षण और अन्य अधिनियम के तहत देखिए खुनखुना, मारूठ और परम्बतसर में 4 मामले दर्ज दिए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक रिचा तोमर ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाए रखने और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी समय समय पर इस तरह के विशेष अभियान चलाकर अपराधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।
खबर डिडावना से, जहां पे विनोद जाखड़ ने एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर डिडावना में जश्न कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। जी हां, डिडावना में छात्र राजनीति के कद्दावर नेता विनोद जाखड़ को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर दौड़ गई है। डिडावना के अंबेडकर सर्कल पर भी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने इस नियुक्ति के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व विशेषकर राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ जमीन कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेदारी मिलना गर्व की बात थी। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने विनोद जाखड़ और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ समर्थन जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था और इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि जाखड़ के नेतृत्व में देश भर के छात्र हितों की लड़ाई को नई मजबूती मिलेगी और संगठन का विस्तार होगा। जश्न के कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेंद्र पाल लुडियार, सुरेश कुमार विमान, राकेश मकवाड़, अनिल सैनी, पृथ्वीराज पवार, कैलाश कटरिया, कैलाश सिमार, महेश बरखड़, हरलाल बरखवाड़ और तनवीर वाल्मीकि सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के इंटरव्यू चल रहे थे राहुल गांधी जी के द्वारा, जिसमें हमारे राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष और राजस्थान विश्वविद्यालय के पहले दलित अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ जी को सर्वसम्मति से एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। यह कदम, यह फैसला स्टूडेंट हित में बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि विनोद जाखड़ जी पिछले कम से कम 10 साल उनको हो चुके हैं। उन्होंने अपने संघर्ष का हमेशा लोहा मनाया है। उन्होंने हर जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से निर्वहन किया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्तर पे हो, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे वो राज्य स्तर पे हो। और अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय स्तर की। और ये भी खुशी की बात है कि आज दिन तक आज़ादी के इतने साल बाद में भी, या राष्ट्रीय जो एनएसयूआई है उसके बनने के बाद में भी कोई भी राजस्थान से इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी रहा नहीं। आज पहली बार है कि राहुल गांधी जी और उनकी टीम ने राजस्थान के किसी लड़ाके को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये हम सब के लिए बहुत हर्ष की बात है। और एक हर्ष की बात ये भी है कि हम सब यहाँ पे जो लगभग ज़्यादातर लोग हैं वो मेघवाल समाज से आते हैं, तो मेघवाल समाज से ताल्लुक़ रखते हैं विनोद जी जाखड़। और ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है कि निचले तबके के जो लोग अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी पोस्ट पे आएंगे तो संगठन को भी मजबूती मिलेगी और संगठन के विचार जो है वो हमेशा राष्ट्रीय हित में होते हैं। तो विनोद जी जाखड़ आने के बाद में हमें बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और जो ये दलितों पे और लगातार जो भारत सरकार की, जो बीजेपी सरकार की जो तानाशाही है, उसमें रोकने के लिए देखो अभी पिछले दिनों में भी विश्वविद्यालय में विनोद जाखड़ ने आरएसएस के एक प्रोग्राम को रोक दिया गया था, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में राजनीतिकरण किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। उसके बाद में उनको जेल भी जाना पड़ा। इसके लिए हमने यहाँ आंदोलन भी किए और बहुत राज्यव्यापी आंदोलन हुए। उसके बाद में उनको जमानत मिली और आज उन्हीं के संघर्ष की बदौलत है कि हम सब खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारा भाई, हमारा बड़ा भाई, हमारा नेता विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुका है। और ये भी एक मैं आपको छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं कि अभी पिछले 15 दिन पहले ही उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नोटिस मांगा जा रहा था, उनसे जवाब मांगा जा रहा था। और आज देखिए जो है समय पलटा है कि जिन्होंने नोटिस का जवाब मांगा जिस व्यक्ति से, वही व्यक्ति अब एनएसयूआई को चलाएगा और पूरे राष्ट्र में एनएसयूआई का नाम का परचम लहराएगा। मैं सभी को शुभकामनाएं। खबर इटाना से, जहां पे पंजाब नेशनल बैंक में घर जा रहे बुजुर्ग से रेकी कर 50,000 पार। जी हां, पीएनबी से पीछे लगे थे 2 शातिर चोर। वारदात के बाद इलाके में सनसनी है। जिडावना शहर में बेखौफ चोरों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती दी है। ताजा घटना 18 फरवरी की है, जहां सरहद के पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकालकर आपको घर लौट रहे एक बुजुर्ग को शातिर चोरों ने अपना शिकार बनाया। चोरों ने बैंक से बुजुर्ग रेकी की और मौके पाकर 50,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। साइकिल खड़ी कर बाथरूम गए, पीछे से थैला हुआ सब्जी। जानकारी के अनुसार फतेहपुरी गेट निवासी एक बुजुर्ग 18 फरवरी को अपनी जरूरत के लिए पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 50,000 निकलवाए और अपनी साइकिल पर सवार होकर घर की ओर रवाना हो गए। बैंक के अंदर पहले से घात लगाए बैठे 2 युवक संदिग्ध युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही बुजुर्ग अपने घर के पास पहुंचे, साइकिल खड़ी की और लघु शंका के लिए रुके। पीछे से आ रहे चोरों ने पलक झपकते ही साइकिल पर टंगे थैले ने नकदी निकाल ली और रफू चक्कर हो गए। पुलिस खंगाल रही। पीएनबी और आसपास की सीसीटीवी घटना की सूचना मिलते ही
पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत पंजाब नेशनल बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें से 2 संदिग्ध युवक बुजुर्ग की बैंक से निकलते ही उनके पीछे जाते हुए साफ नजर आ रहे थे। पुलिस अब रास्ते में लगे जघन्य कैमरे की मदद से उन संदिग्धों का रूट मैप तैयार कर रहे हैं और इस वारदात के बाद शहर में चर्चा के बैंक के बाहर कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है जो बड़ी रकम निकालने वाले बुजुर्ग और अकेले व्यक्तियों पर नजर बनाए रखता है। खबर जोधपुर से, जहां पे शिक्षावादी जितेंद्र गोदावरा की मूर्ति अनावरण पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर कैबिनेट लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में कैंपस में किया। इस अवसर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट विजय बिश्नोई ने कहा कि एक समय था जब राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के बिना मानव जीवन निरर्थक है और आज राजस्थान के हॉनर छात्र पढ़कर लिखकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कहा कि पहला सुख निरोगी काया तथा जीवन को संभालने के लिए हाई एजुकेशन की आवश्यकता और कि पहले पश्चिमी राजस्थान के छात्रों को बाहर पढ़ने के जाना पड़ता था, लेकिन अब राजस्थान में बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज खुल गए हैं। इसके कारण उन्हें अब ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च बेहद शिक्षा मुहैया हो रही है। संस्था के निदेशक सत्यम जितेंद्र गोदावरा ने कहा कि उनका सपना केवल भवन निर्माण नहीं बल्कि ऐसी पीढ़ी का निर्माण था जो कि ज्ञानवान, चरित्रवान और समाज के प्रति उत्तरदायी हो, और नया परिसर उनके विचार, परिश्रम और त्याग का प्रतीक है जो कि विद्यार्थियों के संस्कार और उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ाएगा। कार्यक्रम में महाराजा राजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति GR चाखड़ ने जितेंद्र गोदावरा की पुस्तक विमोचन किया। कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा हो, तो उस स्थिति में अगर कोई हमारे क्षेत्र के नज़दीक अगर कोई प्राइवेट कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी बने तो वो सबके लिए बहुत मददगार रहती है। आप सोचिए कि सिर्फ 43 और 42-43 वर्ष की आयु में जितेंद्र गोदावरा हम सबके बीच में नहीं रहे, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कार्य किया, जो उनकी सोच थी कि एक पश्चिमी राजस्थान के पर्टिकुलरली जोधपुर में जिस तरह से शिक्षा का अभाव लोगों में है और शिक्षा वो नहीं पा पाते, क्योंकि एक तो दूरी बहुत, अगर कहीं बाहर जाते हैं तो खर्चा भी बहुत होता है और इस तरह की जो बात होती है वो बहुत दूसरी भी बहुत सारी स्थितियां रहती है जिसके अंदर हर व्यक्ति जा नहीं सकता। उसके घर के पास में अगर इस प्रकार की सुविधा मिले तो कितनी अच्छी बात है। अब सोचिए कि उन्होंने एक संस्थान, एक पौधा लगाया और आज वो संस्था जो पौधा है वो एक वट वृक्ष के रूप में यहाँ पर एक हमारे सामने, सबके सामने स्थित है। मैं सबसे ज़्यादा मैं आपको साधुवाद देता हूँ, जैसा कि गहलोत साहब ने भी कहा कि आकस्मिक उनका निधन एक एक्सीडेंट के अंदर हो गया। इस तरह की घटनाएं अक्सर परिवार को तोड़ देती हैं। पूरे परिवार के संग मिलकर के जो इतने बड़े हादसे के बाद में भी जो ये इंस्टीट्यूट को बनाए रखा है, बढ़ा रहे उसको। अभी जो बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, ये भी एक मौका हम सबके लिए मुबारक कहा कि एक नया कैंपस और बन गया है। आगे और प्लानिंग चल रही है शायद बनने की। ये तभी संभव है जब संकल्प हो, और जितेंद्र गोदावरा की सोच क्या थी उसको परिवार में अपना लिया कि उनके सपनों को पूरा करेंगे, तो ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस भावना के साथ में तमाम उनके मित्र लोग, तमाम परिवार के लोग इस काम में लगे हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से परिवार को साधुवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे समाज का सहयोग आपको मिलेगा। और इस संस्थान मूर्ति का अनावरण हुआ तथा एक इस नए भवन का उद्घाटन हुआ। साथियों, जितेंद्र जी से मेरा बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन उनके बारे में बातचीत जरूर होती थी। जो कुछ हमारे मित्र जो थे, मेरे कुछ मित्र जो उनको जानते थे, कमोद टाटिया साहब हैं जैसे या और हैं, तो उनके बारे में बात होती थी और सभी एक ही बात थी, कहते थे कि बहुत ही ज़्यादा लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। साथियों, पश्चिमी राजस्थान और पर्टिकुलरली पश्चिमी राजस्थान के अंदर
एक शिक्षा का अभाव है। सरकारें स्कूल खोलती है, सरकारें चलाती है, लेकिन आप जानते हैं कि सरकार के पास में संसाधन जो होते हैं वो एक सीमित रूप से होते हैं। और जैसा कि अभी गहलोत साहब ने बताया कि इसी को देखते हुए सरकार ने कोई निर्णय लिया कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी विश्वविद्यालय या कॉलेज या कोई हो, उनकी अनुमति दी जाए। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जहाँ पे हम जानते हैं कि एक शिक्षा का अभाव था, लोगों के पास में इतने संसाधन भी नहीं थे, किसान वर्ग ज़्यादा है जिनके पास में इतना संसाधन नहीं था और उनके लिए बाहर आकर के किसी पढ़ाई करना, यहाँ से अगर जैसे साउथ के अंदर जाना हो, खबर धौलपुर राजस्थान से, जहां पर पुलिस अधीक्षक विकास सगवान ने बताया कि निर्देशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध और अनुसंधान प्रकोष्ठ धौलपुर हवा सिंह के सुपरविजन में विशेष अभियान चलाकर पुलिस की महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम स्कूल कॉलेज आदि में दे रही है। प्रशिक्षण पुलिस अधीक्षक विकास सगवान के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध और अनुसंधान प्रकोष्ठ धौलपुर हवा सिंह के सुपरविजन में जिले भर में महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ और अपराध की छीटाकसी आदि की घटनाओं को रोकने और जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिले भर में शहर सहित उपखंड मुख्यालयों पर राह चलती महिलाओं के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, छीटाकसी आदि घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस बदमाशों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करती है। जिला मुख्यालय और उपखंड मुख्यालय सहित बड़े कस्बों में स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कोचिंग सेंटर, गर्ल्स हॉस्टल, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस कर्मियों की निगरानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं ट्रेन, बस, जीप, ऑटो आदि परिवहन के साधनों में सदा वरीधारी पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाकर सतत निगरानी रखी जा रही है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर पर कालिका यूनिट, मानव तस्करी विरोध यूनिट और थाना पुलिस ने महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और सम्मिलित जिलों के व्हाट्सएप ऐप हेल्पलाइन नंबर का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम जिले के विभिन्न स्कूलों पर, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर बच्चियों और महिलाओं को संकट के समय आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। और बता दें कि विगत दिनों बसेड़ी थाना अंतर्गत राजकीय मध्य माध्यमिक विद्यालय बरोली और प्रधान गार्डन बसई नवाब की महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम धौलपुर द्वारा स्कूल छात्रों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे, साथ ही महिलाओं और बच्चियों के लिए नए कानून के प्रावधान, महिला हेल्पलाइन नंबर आदि का भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों के संबंध में भी जागरूक किया गया है। छात्रों को महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी दी गई है। महिला हेल्पलाइन 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के प्रचार प्रसार किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों तत्काल पुलिस की मदद ले सके। और इसी दौरान महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण दल की महिला हेड कांति श्रीमती मुन्नी देवी कानी, श्रीमती शबाना और वही उमावती कानी और श्रीमती उमावती, विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकिशन मीणा सहित अन्य अध्यापक और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।